किसी भी देश और समाज का उत्थान तब तक नहीं हो सकता जब तक उसकी महिलाएं शिक्षित न हो, आत्मनिर्भर न हो, सबल न हो। इन तमाम शब्दों को चरितार्थ कर दिखाया है मुजफ्फरपुर की बेटी रेणु पासवान। रेणु पासवान की एक छोटी सी भूमिका आपके सामने रखता हूँ। तमाम सामाजिक तानों को सुनते हुए आज राष्ट्रीय फलक पर एक अलग पहचान बना रही हैं, देश और राज्य का मान बढ़ा रही हैं। रेणु पासवान आज हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करेंगे, तमाम पहलुओं पर बातचीत होगी, किस तरीके से इन्होंने अपनी दृढ़ निष्ठा को आगे बढ़ाते हुए आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पर देश और राज्य का नाम ऊंचा किया है। तो रेणु मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थोड़ा जीवन के पुराने पन्नों की तरफ चलते हैं। कैसे शुरुआत हुई इन तमाम चीज़ों की? रेणु पासवान बनने की क्या कहानी है, वो हमारे दर्शकों को बताइए। जी, मैं तो मुजफ्फरपुर के गांव की ही निवासी हूँ। बगल में ही माली घाट जगह है, आप लोग जानते होंगे। काफ़ी ऑलमोस्ट अगर आज से 30 साल पहले इमेजिन किया जाए तो जो स्थान वो था, मैं बता नहीं सकती कि किस परिस्थिति में हम लोग पले बड़े हैं वहाँ पे। मतलब ऐसा था कि गर्मियों के दिन में आग की लपटें वहाँ पे निकलने लगती थी, बारिश में हमारे पास छत नहीं होते थे, फिर भी हम मच्छरदानी पे किसी तरीके से ये डाल के प्लास्टिक डाल के रहते थे। ठंड के दिनों में जो आम और बगीचे जो होते हैं, गाछ होते हैं, लीची के गाछ, वो पूरा जड़ से उखड़ के हमारे टाटी झोपड़े वाला घर को पूरा तहस नहस कर देता था। तो वो दृश्य मुझे आज भी याद है, कैसे जो हमारा नदी वदी है आसपास, हम लोग वहाँ पे जाते थे, उसमें से मतलब कुछ होता है ना, मछली वगैरह लेके पकड़ के उससे हमारा जीवन चलता था। मैं मतलब ये बहुत एकदम निम्न से निम्न वाला टाइम है। फूल वूल का गाछ लगाते थे हम लोग, उसी को बेचते थे माली को, और उससे पैसे आते थे तो कुछ हमारा होता था पढ़ाई लिखाई। तो उस समय हम लोग पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं करते थे, काफी टाइम लगा है मुझे पढ़ाई करने में। अच्छा, परिवार वालों का एक बड़ा महत्व होता है किसी भी जीवन यात्रा में आगे बढ़ने के लिए। आपकी कहानी थोड़ी इतर है। जब हमारी सोशल मीडिया टीम आपके प्रोफाइल को खंगाल रही थी तो हमें पता चला कि आप जिस जाति से आती हैं उसको लेकर भी कई ताने आपको मिले। पिताजी ने भी कई बार विरोध किया कि आप जिस पथ पे आगे जाना चाहती हैं इसका शायद कोई भविष्य न हो। ये एक सामाजिक चिंता हो सकती है जो एक पिता का दायित्व होता है। उससे कैसे लड़ी, कैसे आगे बढ़ी और कितना कठिन रहा उसको पार पाना? ये जो जर्नी है ये काफ़ी कठिन था मेरे लिए, लेकिन मैं बहुत दृढ़ निश्चय वाली लड़की हूँ। बचपन से ये क्वालिटी मेरे में थी, और बट वही है कि लोग नहीं पहचान पा रहे थे मेरी इस क्वालिटी को, ना ही मेरे फैमिली वाले। पर धीरे धीरे जिस तरीके से मैंने नेगोशिएशन या इन्फ्लुएंस करने के जो स्किल सीखे हैं अभी तक, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है। कि जब पासवान को लेके मुझे बताया जाता था कि आप पासवान का टाइटल चेंज कर लो क्योंकि ये निम्न जाति का टाइटल है, इसको लेके तुम जब चलोगी तो समाज में तुम्हें वो मतलब दायरा नहीं मिलेगा जो किसी नॉर्मल इंसान को मिलता है। मेरा मानना था कि नहीं, पासवान टाइटल मुझे मिला है बचपन से, तो मैं इस चीज़ को रखने वाली हूँ और इसी को स्ट्रॉन्ग इतना बनाऊंगी कि एवरीवन विल बी प्राउड ऑफ इट। तो इसी पे मैंने काम करना चालू किया और आज आप देख रहे हैं। आप दुनिया की टॉप 100 वुमेन्स में भी चुनी गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी आपकी मुलाकात हुई। ये जर्नी कैसी रही? कैसा लगता है? एक वो दौर था जब लोग आपको अपने नाम के टाइटल से जज करते थे। आज एक ये दौर है कि आप राष्ट्रपति से मिल रही हैं, महिलाओं के लिए काम कर रही हैं, तो अपने में कितना बदलाव देखते हैं, अपने आसपास के माहौल में कितना बदलाव देखती है इसको लेकर? बदलाव काफ़ी आए हैं। मतलब अब मैं जहाँ भी जाती हूँ जनरली अब लोग मुझे इनवाइट करते हैं अपने हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो ऊपर लेवल का हो, नीचे लेवल का हो, और मैं सबको एक्सेप्ट भी करती हूँ। मैं टाइम देती हूँ कि अगर मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जा सकती हूँ तो मैं विलेज के किसी भी छोटे स्तर के भी प्लेटफॉर्म पे मैं जाती हूँ, ताकि मेरा है कि मेरी जो सोच विचार है, जो एक्सपीरियंस है, वो हर लोगों तक पहुंचे। आपका ये मानना है कि आप जिन परिस्थितियों का सामना करके यहाँ तक पहुंची उसमें बदलाव होना चाहिए। एक और बात की वर्तमान में जो जाति के ऊपर एक राजनीति हो रही है, आईए के हिसाब से भी जुड़ा हुआ है, आप इसे कैसे देखती हैं? क्या जो वर्तमान परिस्थिति है, मैंने एक जगह आपकी सोशल मीडिया प्रोफाइल पे ये भी देखा कि आपने ये कहा आप किसी सरकारी एक संस्था पे गई थी और आपने लिखा कि बहुत बदलाव बिहार में देखने को नहीं मिला। जो 30 साल पहले आपने देखा
जी। थोड़ा बहुत उसमें सुधार हुआ, बाकी तो ये कमी कैसे पूरा हो पाएगा, कहाँ कमी रह जा रही सरकार से? अभी जब से मेरा एनजीओ चल रहा है तेजस्विनी भारत, मैं गांव-गांव में दूर दराज के बिहार के क्षेत्रों में जा रही हूँ। मेरा हमेशा से कार्य वुमेन एम्पावरमेंट का रहा है, और जब मैं अब घूमती हूँ एकदम ग्राउंड लेवल पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 30 साल पहले मैंने माली घाट में देखा था, आज के कहीं-कहीं किसी दूर दराज इलाके में स्थिति अभी भी वैसी ही है। अभी भी बच्चे वहाँ पे ऐसे ही घूम रहे हैं, उनके पास पढ़ाई लिखाई का कोई दौर, कुछ भी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। महिलाएं अभी भी वैसी ही हैं। बिल्कुल, मैं आपके इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। मुझे बहुत निराशाजनक लगता है कि ये कब लंबा समय हुआ, 30 साल, हाँ, 25 साल, और फिर भी और ये कंपैरिजन मेरे में इसलिए आता है क्योंकि मैंने दुनिया देखा है। अपना 20-30 साल मैंने बाहर दिया है, मैंने देखा है कि वहाँ डेवलपमेंट किस तरीके से होती है। बट जब मैं यहाँ देख रही हूँ तो मुझे लगता है कि हम कांस्टेंट है। सिर्फ मानती हूँ कि रोड बने हैं, हाईवे बने हैं, ठीक है, बट जो मानसिकता लोगों में आनी चाहिए थी, जो डेवलपमेंट आना चाहिए था, वो नहीं हुआ, उस हद तक नहीं हुआ। अच्छा, किताबों में काफ़ी आपकी रुचि है, आप कई पुस्तकें भी लिख चुकी हैं। लेखनी के प्रति कैसे रुझान हुआ, कैसे सोचा कि किताबें लिखकर, इसका क्या मोटिव था? क्या आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया मानती हैं किताबों को? जी, बचपन में जब भी कभी हम घूमने जाते थे और स्टेशंस पे काफ़ी टाइम बैठते थे हम लोग, और जब स्टेशंस पे कुछ होर्डिंग्स लगे होते हैं महापुरुषों की, और मेरा हमेशा से था कि मैं छोटी डायरी रखती थी और उस पे जो कोटेशंस लिखे होते थे ना, चाहे महात्मा गांधी का हो, जवाहरलाल नेहरू का हो, इंदिरा जी का हो, मैं हमेशा नोट करके लाती थी। वो रुचि मेरी बचपन से रही है। मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ डेवलप हो जाएगा। जब मैं बाहर गई, होर्डिंग्स देखती थी, 10 पुस्तकें लिख डाली, तो ये जुनून कैसे कर पाती हैं? क्योंकि आपको एक सामाजिक जीवन में भी रहना पड़ता है। आप तेजस्विनी के, मैं बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को कि एक एनजीओ है जिसके तहत रेणु जी वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर काफ़ी काम कर रही हैं। तेजस्विनी के द्वारा इनका बहुत सारा विजन है, उस पर भी आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों के बीच लेखनी के लिए, क्योंकि लेखनी में बहुत वक्त लगता है, खुद को साधना पड़ता है, कैसे वक्त निकाल पाती हैं? जनरली जब भी मेरा फ्री टाइम होता है, मैं अपने आप को रूम में लॉक कर लेती हूँ, क्योंकि उस समय बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए होता है, और मैं टॉपिक्स पहले से मैं डिसाइड, मेरा दिनचर्या ऐसा होता है ना कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, चाहे मैं किचन में खाना बना रही हूँ, मैं बर्तन धो रही हूँ, मेरे दिमाग में कांस्टेंट वही चीज़ें चलती होती हैं। तो मेरा जो आर्टिकल वहीं पे तैयार हो जाता है, मेरा किचन में किसी काम करते समय वो तैयार हो जाता है, बस मुझे उनको लिखना होता है। तो आजकल थैंक गॉड गूगल असिस्टेंट है हमारा, वो सब हेल्प, जो AI टेक्नोलॉजी है, हेल्प बहुत हद तक हो जा रही है। अभी मैं बोलूँगी 2023 में मैंने इन सब चीज़ों को यूज़ करना चालू किया है। तो एवरी डे कुछ ना कुछ नए चैप्टर्स में लिखती रहती हूँ, देन आई कोलैबोरेट एंड आई ऑल्सो नो हाउ टू पब्लिश बुक, तो मैं कर देती हूँ वो चीज़। अच्छा, राजनीतिक मुद्दों पे मैं एक सवाल आपसे चाहूँगा। प्रशांत किशोर, हालांकि वो बहुत पुराने चेहरे हैं, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो बहुत पुराने चेहरे हैं, बतौर नेता अभी बिहार में लग आजमा रहे हैं। आपको उनका विजन कैसा लगता है? क्योंकि जब रिसर्च टीम आपकी सोशल मीडिया पर जा रही थी, तो ये भी पता लगा कि आप उनके विजन से काफ़ी हद तक प्रभावित हैं। तो क्या लगता है कि जो प्रशांत, क्योंकि बाकी लोगों ने भी तो एक विजन रखा था, प्रशांत किशोर के ऊपर विश्वास करने का आपका जो है, ये क्या कारण है कि आपको लगता है कि प्रशांत किशोर जो विजन लेकर आए हैं उससे बिहार में बदलाव हो पाएगा? प्रशांत किशोर की कुछ चीज़ें, क्योंकि मैं भी अभी भी उनको ऑब्जर्व ही कर रही हूँ, मैं बस उनके विजन को साथ दे रही हूँ। इन सेंस मैंने उनका पार्टी ज्वाइन नहीं किया है, जस्ट दैट इवन आई एम राइट नाउ गिविंग माई टाइम टू ऑब्जर्व, है ना। मुझे उनकी कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, जैसे बाकी पार्टीज़ में है, मान लीजिए अगर मेरे पास पैसे हैं, मैं रातों रात MP MLA बन सकती हूँ, मैं राज्यसभा जा सकती हूँ। और PK सर जो बोलते हैं कि पैसा, बाहुबली इनकी ज़रूरत नहीं है, ये हम कर लेंगे, आप बस कैंडिडेट अच्छे हों, मतलब वो चुन रहे हैं हमारे समाज में से जो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं उस चीज़ पे एकदम टिकी हुई हूँ कि अगर ये सही है तो मीन्स मुझे वो देखने को मिलेगा, हर जाति धर्म के लोग उनके साथ कहीं न कहीं एक बदलाव के तौर पे जिस तरीके से आप दिल्ली में आई थी, आप देख रहे हैं जनसुराज को।
अच्छा, तेजस्विनी को लेकर क्या विजन है आने वाले वक्त में? हम क्या क्या कुछ देखेंगे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से? ओके, तेजस्विनी भारत जो एनजीओ है, मैं इस पे जो हमारी लड़कियां हैं, एडोलेसेंट चाइल्ड हो या फिर छोटी बच्चियां हो या वुमेन हो, क्यों ना, मुझे उनका ना उत्थान पे मैं काम कर रही हूँ। मुझे फ्यूचर में इफ़ लाइक मुझे कुछ अच्छी फंडिंग मिलती है, कोई लोग मुझे लैंड देते हैं, मुझे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोलने हैं पूरे बिहार में, क्योंकि जब मैंने अपना ये एक बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं कि तमाम तरह के कार्यक्रम सरकारों के द्वारा चलाए जी, गए, जी, जी। लेकिन वस्तु स्थिति हम लोग भी जब ग्राउंड पे जाते हैं तो कुछ और दिखता है, और ही दिखती है। तो हम बच्चों को पढ़ा तो दे रहे हैं, वो स्किल डेवलप नहीं हो पा रहा। जी। तो आप उसके पे ही मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ कैरिकुलम सिलेबस वो माइंडसेट पे कुछ काम असर नहीं कर रहा है, और हमें लाइक हमारा जो जनरेशन है, हमें 30-35 साल लग गया वो माइंडसेट को लाने में, बट अभी के जनरेशन पे वो टाइम नहीं है। हमें जल्दी उनको वो चीज़ें सिखानी है कि इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी जीने के लिए, और वहाँ पे जो सामाजिक उत्थान को लेके आए, तो उन सब चीज़ों पे। और एक चीज़ और, क्यों मैं ये करना चाहती हूँ कि मैंने देखा जब मैं ग्राउंड पे गई हूँ, बहुत सारे एनजीओ ऑलरेडी काम कर रही है, कुछ गवर्नमेंट वाले बहुत सारे हैं जो ऐसे हाथों में हैं जो बंद पड़े हैं, मतलब वहाँ पे एक बार में 300-400 लड़कियों को देने का मैं कह रहा था कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो योजनाएं तो हैं, लेकिन धरातल पे नहीं है। तो आप इसके माध्यम से स्किल के लिए भी काम करें। अच्छा, समाज में कितना बदलाव आप देख पाती हैं? क्योंकि एक दौर था जब महिलाओं को लेकर एक धारणा थी, आप अब ग्राउंड पे जा रही हैं, लोगों से मिल रही, महिलाओं से मिल रही, क्या लगता है समाज में वो बदलाव आया है या अभी और बहुत कुछ बदलना बाकी है? देखिए, थोड़ा बहुत बदलाव ज़रूर आया है। अगर वो बदलाव इसलिए आया है कि अगर मैं अपने आप को देखती हूँ, क्योंकि मैं भी यहीं की हूँ, तो अगर वो बदलाव मैंने खुद में लाया, मेरे फैमिली को किसी तरीके से उस ट्रैक पे लेके आई हूँ, तो बदलाव अगर मेरी फैमिली में आया है, तो अगर इस तरीके से और भी हो तो हाँ, ये आएगा। हाँ, अगर आप कोशिश करती हैं बतौर महिला, अगर आप कोशिश करती हैं तो वो बदलाव। और जब इन तरीके से जब मैं गई बिहार में, मैं किसी को पहले नहीं जान रही थी, बट अब मैं धीरे धीरे जब जान रही हूँ, तो मुझे इसमें ऐसी वुमेन मिलती हैं जो मुझे लगता है कि इन्होंने भी संघर्ष करके वो मुकाम पाया है, और जिनको मैं बहुत अडोर करती हूँ, लाइक अप्रिशिएट करती हूँ कि वो लोग हैं। अब हम सब मिल के कलेक्टिव कुछ समाज के लिए कर सकते हैं। जो पढ़ा लिखा समुदाय है, नो डाउट वो अच्छा कर रहा है, लेकिन हमें जमीनी स्तर तक जाना। आने वाले समय में 10 साल बाद की अगर बात करें, क्या विजन होगा? कैसा बिहार देखना रेणु पासवान कैसे बिहार की कल्पना करती हैं? कैसा बिहार होना चाहिए, और क्या संदेश आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से देना चाहिए? मैं अगर अभी विजुअलाइज करूं बिहार आफ्टर 10 इयर्स, मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे कॉर्पोरेट्स आने चाहिए, इंडस्ट्रीज लगनी चाहिए। दो हम बोलते हैं कि बिहार में कुछ चीज़ों का कमी है, बट मुझे लगता है कि ये चीज़ें हम दूर कर सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ा फैक्टर, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बड़ा फैक्टर है, और एक्सपोजर मिलेगा उससे। जब तक एक्सपोजर नहीं मिलता है ना, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। तो एक्सपोजर के लिए वो चाहिए, और मैं चाहती हूँ कि एकदम समृद्ध बिहार, जो जैसा हमने हिस्ट्री में पढ़ा था कि एक बहुत रिच कल्चर रहा है। हिस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो इंडिया में सिर्फ बिहार है, और अभी बिहार में, इंडिया में बिहार को मतलब ऐसे खो गया है, बिल्कुल राइट। वो ग्लोरी लेके आनी है वापस। अक्सर अब लोग ये सवाल उठाना भी शुरू कर चुके हैं कि कब तक हम अपने इतिहास पे गुमान करते रहेंगे। अच्छी बात है, इतिहास पे गुमान होना चाहिए, लेकिन वर्तमान जो परिस्थिति है। एक सवाल ये भी कि राष्ट्रपति से मुलाकात हुई, तो कैसा अनुभव रहा? क्या कुछ बातचीत हुई? क्योंकि एक मुजफ्फरपुर जैसे शहर से निकलकर वो उन तमाम संघर्षों को देखते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचना, उनसे सम्मान पाना, कैसा अनुभव रहा? क्या बातचीत हुई? वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। हम स्टार्टिंग डेज में, क्योंकि वो वीवीआईपी पर्सन है और उनसे अगर मिलने का मुझे अपॉर्चुनिटी मिला था, तो उससे पहले बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। यहाँ पे सीआईडी की टीम आई, पुलिस आई, तो हम घबरा गए कि ऐसा हमने क्या कर दिया कि ये लोग आ रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता था कि अचानक से क्या हो रहा है। अच्छा, आपको ये पता नहीं था कि एग्जैक्टली कि ऐसा कुछ, एग्जैक्टली ऐसा प्रोसीजर है? नहीं, मुलाकात का हमें
हमें पता था, लेकिन ये प्रोसीजर नहीं पता था। एग्जैक्टली, एंड इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम, लाइक जी। ऐसा नहीं कि आज हुआ और कल आपको बुला, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर भी मुझे लगा दिन दे ओनली लाइक हमको बताया कि मैम वीवीआईपी पर्सन से बहुत कम लोग को मिलने का मौका मिलता है। वो एक्साइटमेंट 100% था मेरे में। और जब मैं गई, आई नो कि किस तरीके से वहाँ पे वार्म वेलकम दे हैव डन टू मी एंड अच्छा, फाइनली उस वक्त शायद दिमाग में एक सवाल भी कौंधा होगा कि शायद मैं वो संघर्ष नहीं करती, खुद को समर्पण कर देती समाज के सोच के आगे, तो आज यहाँ तक नहीं पहुँचती। तो कहीं ना कहीं संघर्ष एक बड़ा आज भी की पॉइंट है अगर आप सफल और होना। हाँ, ये चीज़ है कि मैंने हर मुकाम पे अपने आप को प्रूफ किया है, चाहे वो मैं फैमिली को करना हो, चाहे समाज को करना हो, चाहे पूरे इंडिया या वर्ल्ड को करना हो, मैंने किया है। थैंक गॉड चीज़ें प्रूफ हुई हैं। मैं पावर ऑफ यूनिवर्स में बहुत बिलीव करती हूँ, और अगर संदेश मुझे देना है ना तो मैं यही दूंगी कि देयर इज़ समथिंग स्पिरिचुअल, कोई पावर है जो मैं ना अपने आप में बहुत एक्सपीरियंस करती हूँ। मेरा ये जो सोच आप देख रहे हो ना यहाँ तक, ये मेरा बचपन का था, ये मैनिफेस्ट किया है मैंने। इट्स जस्ट दैट कि एवरी टाइम मेरे माइंड में यही लग रहा है कि आज मैं राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, आज मैं प्रधानमंत्री से मिल रही हूँ, आज मैं यूएस में हूँ, यूके में हूँ। ये मैंने हमेशा मेरे दिमाग में चलता अच्छा, रहता सवालों है। के सिलसिले के बीच एक सवाल रह गया कि जब आप अंतर्राष्ट्रीय फलक पे थे, आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहाँ क्या कैसा लग रहा था वो दृश्य, किस तरीके से आप उसको वर्णित करेंगे? एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पे, मुजफ्फरपुर से एक अंतर्राष्ट्रीय मंच तक का सफर। काफ़ी उत्साहित और काफ़ी अच्छा, और मुझे प्राउड भी फील हो रहा था कि मैं बिहार के इस नाम में कुछ अपना कंट्रीब्यूशन दे रही हूँ, कि मैं उस मंच पे जाके चीज़ें बता रही हूँ, लोगों को समझा रही हूँ, क्योंकि वहाँ पे ऑल डाइवर्सिटी के लोग, 137 कंट्रीज़ के लोग थे, विमेन मैन एवरीबडी, सीनियर्स। मैं तो काफ़ी उनसे यंग हूँ, बट वो मौका अगर मुझे मिला अभी अगेन 2024 में, मेरा 2 टाइम है जाना, सो इट्स लाइक अब कंटिन्यूएशन में है ये चीज़ें। एंड कहीं वो जो तमाम संघर्षों का दौर था वो धीरे धीरे अब गुजर रहा है, और कहीं न कहीं वो उस मेहनत का फल। ये चीज़ इसलिए हो रहा है कि मैंने पूरे वर्ल्ड को एक्सप्लोर किया है। मुझे अभी पता है कि मुझे यहाँ तक कैसे पहुँचना है, मुझे पता है कि वहाँ तक कैसे पहुँचना है, और एक निडर वाली जो फीलिंग होती है ना, कि अगर मुझे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने को भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा, मैं वहाँ तक अकेले जा सकती हूँ, आर्टिक अंटार्कटिक तक भी मैं जा सकती हूँ। तो वो जो मैंने कहीं न कहीं वो आपने जो संघर्षों का दौर देखा है, कहीं न कहीं उस दौरान आप खुद को आपने तपाया है और अब निर्भीक हो गई हैं। तो रेणु जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती वक्त देने के लिए, और हम अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे तमाम शख्सियतों का हमें सम्मान करना चाहिए, उनका सहयोग करना चाहिए, और साथ मिलकर एक नए बिहार, एक समृद्ध बिहार की जो कल्पना हम करते हैं उसकी तरफ अग्रसर होना चाहिए। फिर मिलेंगे एक अगले एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ, तब तक देखते रहिए कर्ट बिहार।